बोलो बोलो। हाँ, सोने की एक परत। आज बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत ही सही इन्होंने कहा। दर्पण यदि हम देखें तो हमने इससे पहले आपको बताया पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। दर्पण पारदर्शी होता है या अपारदर्शी? आप देखेंगे तो दर्पण जिस कांच का बना होता है वो होता है पारदर्शी। उसका एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं, चांदी से पुताई कर देते हैं। चांदी से ही करते हैं, पता है क्यों? आप देखोगे तो उसके पीछे चमकदार दिखाई देगा, उजला। प्रत्येक दर्पण के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा दिखाई देता है? उजला। लाल, नीला, हरा, पीला कभी नहीं। कैसा दिखाई देगा? उजला। ये दर्पण देखा होगा तो देखा है ना, डेली सुबह में देखता होगा। शायद ही यहाँ पर कोई होगा जो सुबह में देख करके नहीं आता होगा, भले ही मुंह कितना भी खरुस्सा हो, लेकिन अपन देखते जरूर है। उसी पर संतुष्ट रहते हैं कि चलो जैसा है मेरा है, क्या कर सकते हैं हम। तो दर्पण क्या है? यह एक पारदर्शी माध्यम है जिसका एक पृष्ठ क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। कलई का मतलब पुताई, रंगाई, समझ रहे हो ना, वही कर दिया जाता है। और ये है, ये जो है यहां से आपको दिखाई देगा, ये पारदर्शी होता है और ये हो जाता है अपारदर्शी। इसके अंदर देख सकते हो आप, एक भाग सिल्वर कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दर्पण। दर्पण होते कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, 2 कह रहा है। पहला होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, और तीसरा होता है अवतल दर्पण। अरे यार सही है ना? समतल को अंग्रेजी में बोले तो प्लेन मिरर, अब उत्तल को बोले तो कॉन्वेक्स मिरर, और अवतल को बोले तो कॉन केव मिरर। ओके, तो चलिए लिखते हैं। दर्पण लिखकर डैश लिखें। बच्चा बोल रहा दर्पण वह है जिसमें हम मुखड़ा देखते हैं। थोपड़ा, ये और ज्यादा अच्छा बोला, इसे थोपड़ा देखते हैं। लिखो, यह एक प्रकाशीय यंत्र है। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसका एक भाग पारदर्शी वह दूसरा भाग कलई किया होता है। कलई किया होता है। कलई किया होता है। ठीक है, दर्पण का डायग्राम बनाइए। जिधर मैंने ये रेखा बनाया है ना छोटा छोटा, ये है कलई भाग और ये है पारदर्शी भाग। डायग्राम बनाने के बाद लिखे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार लिखे। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। आराम से लिखो ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। लिखे दर्पण के प्रकार। लिखे दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं।
तीनों का नाम लिख ले, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसमें अब बहुत जल्द फरने वाला है फल, तोड़ करके हम लोग जो है खाएंगे उसे। बड़ा गजब है, विदाउट सनलाइट ये कैसे यहाँ रह रहा है। सनलाइट आ रहा है तो ही भेजता होगा। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समतल दर्पण लिखकर डैश लिखें, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी तो हमें करनी ही नहीं है। कल उतना बोले कि भाई आज से पढ़ना है, उसके बाद भी नहीं पढ़ के आना, इस बात का सूचक है कि आप लोग कभी सुधरने वाले नहीं हो। एक बड़ा अच्छा कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, सुना है? हाँ वही है। और ठेठी में भी कहावत है ना? तो कहने का मतलब है कि धुलना जरूरी हो गया है। तो कितना आसान सा काम कहा मैंने, उसको देख के लाना है, उसे देखने में आपको कष्ट हो रहा है। हाँ भाई, समतल दर्पण लिखकर डैश लिखें, समतल दर्पण लिखकर डैश लिखें। लिखिए, समतल दर्पण लिखोगे ना? यस, लिखो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, कैसा दर्पण? वैसा दर्पण जिसका पारदर्शी सतह समतल हो, जिसका पारदर्शी सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। डायग्राम बनाइए, ये समतल दर्पण है, ये सब हटाना है और लिखना है समतल दर्पण। उबड़ा हुआ। समतल दर्पण लिख लिया, डायग्राम बना लिया, ओके। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस पर बहुत सारी बातें लिखने वाले हैं, लेकिन हमारे पास अभी क्या है ना, हमारे पास जानकारी नहीं है कि हम आगे की बातों को कैसे यहाँ लिख दें। वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, इसका फोकस कितना होता है, इसका वक्रता त्रिज्या कितना होता है, यह कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हम अभी बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बाद में करेंगे समय आने पर। तो क्या करें, इसके नीचे समतल दर्पण का डायग्राम बना लिए होंगे, 5 लाइन छोड़ दे गिन करके। अब लिखें अगला, हाँ अब लिखें उत्तल दर्पण, गिन करके 5 पंक्ति छोड़ना है। कुछ बातें लिखवाऊंगा मैं बाद में, जब आप पढ़ लोगे ना कि ये फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तब ना। लिखो, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। लिखिए, वैसा दर्पण, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। लिखिए, उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका पारदर्शी सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका पारदर्शी सतह उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है जिसका पारदर्शी सतह क्या हुआ हो? उभरा हुआ हो। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ये लो, ऐसा दर्पण है, पारदर्शी सतह उभरा होना चाहिए। तो देखो, पारदर्शी उभरा हुआ है और एक धसा हुआ है। ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। चलो डायग्राम बना लो।
पुनः 5 पंक्तियां छोड़िएगा। हाँ, गिन के 5 छोड़ो रे, 2 ही पंक्ति लिखानी है, 5 छोड़वा रहा हूँ, मतलब 2 लंबा लंबा लिखाना है। अरे हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। लिखो अवतल दर्पण। लिखो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका पारदर्शी सतह क्या हुआ हो? धसा हुआ हो। जिसका पारदर्शी सतह धसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अरे ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। लिख लिया? डायग्राम बना लीजिए ये वाला। जिधर हम डैश डैश लगाए हैं वो है रंगा हुआ, और जिधर नहीं लगाए हैं वो है पारदर्शी। तो देख रहे हो यहाँ धसा हुआ है। जिसका पारदर्शी सतह धसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। बताइए, अवतल दर्पण का डायग्राम बना लिया? ओके मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सुनो सुनो और सुनो। ये जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण है, इन दोनों को कंबाइंडली हम कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अरे अंदर की ओर गोल हो चाहे बाहर की ओर गोल हो, गोल तो गोल होता है। तो ये कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। कौन कौन? अवतल और उत्तल, ये होता है गोलीय दर्पण। ओके ओके, तो ये है हमारा गोलीय दर्पण। बड़ा अच्छा लगा हमें। तो गोलीय दर्पण का कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है, कुछ स्पेशल परिभाषाएं होती है, हमें उन्हीं के बारे में जानना है। तो लिखें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अगली हेडिंग 4 लाइन छोड़ने के बाद, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। लिखें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान थोड़ा सा बोर्ड पर देना, तब जाके इस परिभाषाओं के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, ये हमारा है एक गोला, खोखला गोला जो कांच से बना हुआ है। ये क्या है हमारा? कांच से बना हुआ खोखला गोला। अब सुनिए ध्यान से, जब दर्पण बनाया जाता है, जब क्या बनाया जाता है? दर्पण। तो इस गोले को काटा जाता है, और काट करके यदि हमें उत्तल दर्पण बनाना है तो अंदर के भाग को रंग दिया जाता है, और यदि हमें अवतल दर्पण बनाना है तो बाहर के भाग को रंग दिया जाता है। इन किन प्रकारेण आपने समझा कि उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये कहां से निकला हुआ है? गोला से। परिभाषा देखना, पूछा हुआ है। अब गोला का तो कोई ना कोई केंद्र होगा ना। गोला क्या होगा? केंद्र। गोला केंद्र होगा। क्या ये इस दर्पण का भी केंद्र होगा? हाँ। अब समझिए, ये जो केंद्र है इसको सी से सूचित करेंगे, सी से सेंटर, ठीक है। और इसका नाम दर्पण के लिए पड़ जाता है वक्रता केंद्र। क्या पड़ जाता है? वक्रता केंद्र। जरा वक्रता केंद्र की परिभाषा मुझे समझाओगे? वक्रता केंद्र क्या होगा? वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है। रामलाल ध्यान दो इधर, कालू। वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिस खोखले गोले का दर्पण क्या होता है? एक भाग। क्या बात समझ में आ रही है? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण बना होता है। क्या मैंने सही कहा? फिर से ध्यान दो, वक्रता केंद्र क्या है? बोलो। वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिससे वह दर्पण बना होता है। क्या बात समझ में आ गया? हाँ, अच्छा।
वक्रता त्रिज्या, ये जो यहां से यहां तक की दूरी हो तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब इसको क्या बोलोगे? यह उस खोखले गोले का त्रिज्या होता है जिससे वह दर्पण बना होता है। क्या मेरी बात उचित है या अनुचित है? उचित है। यही तो पार्ट, यही तो काम की बात है। क्या बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? हाँ। तो यहां से हुआ, मैं क्या करता हूं, एक डायग्राम बनाता हूं जिस पर सब कुछ लिख दूंगा मैं। ये हमारा क्या है? एक गोलीय दर्पण है। बच्ची और बच्चा कोई बात नहीं करेगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, तुम लोग उड़ जाओगे हवा में, पता भी नहीं चलेगा कहीं उड़े हैं। एक है वक्रता केंद्र जिसे अपन C बोलेंगे, दूसरा है फोकस जिसे अपन F बोलेंगे। ध्यान दो, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं ध्रुव, और यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। यही कुछ बात है। मैं सबका नाम लिख देता हूं। मैंने सब कुछ लिख दिया। एक एक करके हमें डिफिनीशंस लिखने हैं और फिर ये डायग्राम बनानी है। आप क्या करें, इस डायग्राम को पहले बना लें, फिर हम सब का परिभाषा लिखेंगे, एक से लेकर के लास्ट तक सब कुछ का। ये डायग्राम समझे? देखिए, ये C है क्या? हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र भैया क्या है? वक्रता केंद्र। और ध्रुव से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। और आप जानते हैं फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, F बराबर R/2। अरे 10वां पास है ना? F बराबर R/2। तो ये हो गया हमारा फोकस, जो देख रहे हो इसका आधा है लगभग। हाँ, इसको फोकस कहते हैं। अच्छा, फोकस कह लिए, ठीक है। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और ये हमारा क्या हो गया? जो दर्पण का मध्य भाग होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। क्या ये चारों पांचों बातें समझ में नहीं आई? लिखो, डायग्राम बनाओ और फिर लिखेंगे। अच्छे से समझिए विद्यार्थियों, बहुत आवश्यक है और बहुत काम की बात हो रही है। अरे खाली ई गया तेल लेने, ये बनाओ ना खाली, ये किसी काम का थोड़ी है। अरे वो खाली इसको मिटा ही देता हूं, वरना मैं पता नहीं तुम लोगों का क्या कोई भरोसा नहीं है। ये समझने के लिए था बस। लिखिए वक्रता केंद्र। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरा सब फूल पारने में लग गया है और पार रहा है बढ़िया से।
गया हैं 10 मिनट। अरे 5 मिनट से मुझे याद है, बचपन में सर के सामने जाता होगा, याद आ रहा है, सीधे जाता होगा और मतलब उनके मुंह के सामने में सर, अभी ऐसा करे तो डर जाए। मैं जैसे वहां बैठा हुआ, आओ सर, मैं सोचूंगा आशीर्वाद दे रहा है मुझे बच्चा, लेना चाहिए पहले से 5 मिनट के लिए। पता नहीं वहाँ इशारों में बहुत सारा काम हो जाता है। हो गया, ओके। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र, लिखकर डैश लिखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखकर डैश लिखिए। वक्रता केंद्र लिखकर डैश लिखिए। क्या लिखेंगे? डैश। वक्रता केंद्र लिखने के बाद लिखिए तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग लिखना, जिस खोखले गोले का भाग होता है, हम लिख रहे हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा। वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख रहे हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पुनः बोलूं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पूर्ण विराम पैराचेन जिसे सी से सूचित किया जाता है। इसे किससे? सी से सूचित किया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इधर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मजा आएगा आपको। किधर ध्यान देना है? इधर देखो, मैं 2 दर्पण बना रहा हूं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। ये हमारा है अवतल दर्पण, ध्यान पूर्वक देखें मेरे विद्यार्थियों, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। अब मैं जरा बताना चाहता हूं मेरे अपने विद्यार्थियों को, ध्यान से देखिएगा। आप जानते हैं पोल का मतलब होता है ध्रुव, जो कि हमारा 0,0 है। हम क्या करते हैं, सुनिए, हम क्या करते हैं कि सभी दर्पण के पोल को हम 0,0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 0,0। क्या हम जानते हैं यदि अपन ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जिसका जो भी दूरी यदि इससे इधर है तो क्या निगेटिव होगा? अबे यहाँ पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? निगेटिव। ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव। तो मुझे बताओ इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा? वक्रता केंद्र किधर होगा? इधर ना? बोलो बोलो। अरे इसका वक्रता केंद्र इधर, इसका इधर। सही कह रहा हूं? तो इसकी वक्रता त्रिज्या होती है धनात्मक। किसकी? इसकी बोले तो उत्तल की, और इसकी होती है ऋणात्मक। अरे यार सही कह रिया हूं ना कि गलत कह रिया हूं? बहुत अच्छे, आपने लिखा होगा इसे सी से सूचित किया जाता है। लिखा? अब लिखे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या फिर से वैसे ही लिखेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? अरे उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं?
वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल आर से वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेकिन इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, नीचे तीर मार के, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। लिख डाला। किसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं? वक्रता त्रिज्या को। चलिए अब आप खुद मुझे बताइएगा, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव की नेगेटिव? देखो ये रहा उत्तल दर्पण, क्या इसका वक्रता त्रिज्या इधर होगा? क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या किधर होगी? इधर ना होगी रे। इसीलिए उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव और अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो कितना सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। तो लिखेंगे तीर मार के, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक व मैंने कहा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक व अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या व अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। व अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अरे ठीक है ना। चलिए अब क्या लिखेंगे? फोकस। लिखो फोकस। फोकस लिख करके डैश लिखें। लिखो प्रकाश के ऐसे लिखो, रुक जा। प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं कहाँ? नहीं पढ़े हैं ना, कष्ट है। लिखो समांतर प्रकाश की किरणें, लिखो समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, नीचे तीर मार के, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एफ मतलब बड़ा लेटर वाला एफ से सूचित किया जाता है। लिख लिया? अरे लिख लिया। चलो अब जिसका आर पॉजिटिव उसका एफ भी पॉजिटिव। बताइए मुझे, इसका फोकस इधर होगा और इसका फोकस इधर होगा, तो इसका फोकस अवतल का फोकस नेगेटिव और उत्तल का फोकस पॉजिटिव। लिखो उत्तल दर्पण का फोकस, सॉरी फोकस लिखा है ना, नहीं लिखना है, फोकस दूरी लिखो, तब फोकस दूरी लिखेंगे ना। पहले लिखो फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी लिखो। लिखो दर्पण के ध्रुव से, आराम से लिखो, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। लिखे इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। इसे यानी फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है।
अब बताओ वही बात लिखेंगे। किसका? उत्तल का फोकस पॉजिटिव और अवतल का फोकस, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक व अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। लिखो ध्रुव, ध्रुव लिखकर डैश लिखो। ध्रुव को अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ध्रुव लिखकर डैश लिखें। लिखिए दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिख लिया? इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। दर्पण की सारी दूरियां, दर्पण की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण की सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक बार ध्यान देना, क्या ये दर्पण का ध्रुव है? ये दर्पण का क्या है? ध्रुव है। अब मैंने कहा कि नंबर सिस्टम में इधर पॉजिटिव और इधर क्या होता है? निगेटिव होता है। तो दर्पण से दाहिने ओर की दूरी, सॉरी, ध्रुव से दाएं ओर की दूरी को धनात्मक और ध्रुव से बाईं ओर की दूरी को माना जाता है। लिखो दर्पण, लिखो दर्पण से, दर्पण के, सॉरी, ध्रुव के ना, ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक, लिखे ध्रुव के बाईं ओर की दूरी, बाएं ओर की दूरी, ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाएं ओर की दूरी, तथा दाएं ओर की दूरी, मैंने कहा ध्रुव के बाएं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाएं ओर की दूरी धनात्मक लिया जाता है। बाएं ओर की ऋणात्मक और दाहिने ओर की धनात्मक लिया जाता है। अरे लिख लिया ना? चलो अब जो हम बीच में छोड़े थे उन सब पर आते हैं, उन सब पर आते हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बताइए ये जो समतल दर्पण है, एक अवतल है और तीसरा उत्तल है। देख करके बताना। ये सब जो बताऊंगा सब पूछा हुआ है, इसलिए समझा के बता रहा हूं। चलो देखो, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए इधर। ये देखो हमारा 3 ये हुआ, पोल पोल पोल। मैं चाह रहा हूं कि सबके वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बारे में कमेंट आपसे लूं। मैं कमेंट समझते हो?
जो फेसबुक पर हम करते हैं वो नहीं। यहाँ पर कमेंट लेना है इसके बारे में, लेकिन कमेंट का मतलब वही होता है व्यंग करना। व्यंग कीजिए आप। देखिए ध्यान से, ये हमारा समतल दर्पण है। पहले सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्या ये दर्पण है? तो मैं इसको यदि ऊपर बढ़ा करके ऐसे लाऊं, ऐसे लाऊं, ऐसे लाऊं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसे मिल जाएगा ना। और जहां बीच में होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बोलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका वक्रता केंद्र आप जानते हैं, अभी अभी जाना है। इसका वक्रता केंद्र होता है पॉजिटिव। किसका? इसका। उस दिशा में है तो वक्रता त्रिज्या होगा पॉजिटिव। इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी ना कहीं पर, तो चूंकि इस और की दूरी ऋणात्मक होती है नंबर सिस्टम में, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, ये जीरो है तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो भाई इसको निगेटिव कहेंगे। इसका वक्रता त्रिज्या के बारे में क्या विचार है बताइए? तो ऊपर लेके चल जाएंगे, कितना भी बढ़ा जाएंगे तो क्या गोला बनेगा? वैसा गोला शायद नहीं बनेगा जो सीधा इस टाइप से सीधा, जिसका हाँ मुंह कटने का मतलब जिसका एपरेचर सीधा हो, जिसका परिधि सीधा हो। क्या इसको बनाओगे तो क्या बहुत बड़ा बन जाएगा रे? अरे जैसे धरती हमें लग रहा है, धरती लग रहा है कि सपाट है, लग रहा है ना, लेकिन सपाट नहीं, ये भी क्या है? गोल है। तो क्या इसकी वक्रता त्रिज्या सोचेंगे तो बहुत बड़ा है, जो कि 6400 किलोमीटर है। पता है ना आपको? क्या ये बहुत बड़ा हो गया 1-2 मीटर के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम कहते हैं समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? और इसकी फोकस दूरी भी होती है अनंत। क्यों? क्योंकि F बराबर होता है R/2। अब अनंत को 2 भाग करियो तो कितना बचेगा? अनंत। अरे यार सही कह रहा हूं ना। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कितना होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन 2017 में, 2018 में 2 बार पूछा है लगातार। उसके बाद 19-20 ने पूछा है, पता नहीं 21 में, 21 तो हो गया ना, 22 में। चलिए लिखते हैं जहां समतल दर्पण लिखे थे वहां पर। अच्छा और पहले सुन लो, सुनते चलो फिर लिखते हैं के बाद। समतल दर्पण के सामने सुबह में जाते हो जब क्वालिटी चेकिंग के लिए, तो बताओ आपका मुंह, आपके मुंह से वास्तव में मुंह जो जितना बड़ा है उससे बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है? बराबर दिखता है। जितना बड़ा मुंह है, काला कलूटा है तो काला कलूटा दिखेगा, गोरा चिट्टा है तो, जितना बड़ा मुंह बिल्कुल थोपड़ा इतना बड़ा है तो बड़ा गेंडे की तरह दिखाई देगा। जिसका बिल्कुल सटा सुटा हुआ पतला सा, उसको पतला सा दिखाई देगा। मतलब जितना आकार हमारा होता है उतना ही आकार हमारा आईना हमें दिखाता है। क्या समझ में आ रही है बातें? यानी कि समतल दर्पण सदैव आपका जो प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़े आप होते उतने ही बड़े आपके प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक तो नहीं है बनाता है, हम वास्तविक की बात कहाँ कर रहे हैं। हम बोले आपका आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। क्या मैंने उचित कहा? अच्छा। मतलब आप जो उसको देखते हो वो आप ही के आकार का प्रतिबिंब दिखाता है। लेकिन यदि गलती से आप अवतल दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो जितने बड़े आप हो उससे बड़े दिखाई पड़ोगे। इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है हजामत बनाने के लिए। हजामत समझते हो? शेविंग जो कराते हैं। हाँ, तो वहां पर क्या होता है कि दाढ़ी जब हम सेव करवा रहे थे तो देखने वाला जो करवाने वाला ग्राहक होता है वो चाहता है कि बिल्कुल क्लीन शेव मिले। क्लीन शेव समझते हैं? बिल्कुल नीट एंड क्लीन, स्मूथ। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा जूम करके दिखाए ताकि दिखे उसे कि हाँ भाई यहाँ पर पूरा का पूरा खत्म हो गया कि नहीं हो गया है ना। और हल्का सा भी कट हो तो बढ़िया से हमें दिखे। जो भी मोल्स हैं, जो भी वहां पर पिंपल्स हैं, वो हमें अच्छे से दिखे। इसके लिए उसको अच्छा दिखाने के लिए वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये हमेशा आपसे छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। जितने बड़े हो आप हो, आपसे छोटा प्रतिबिंब बनाएगा कौन? उत्तल दर्पण। अब वास्तविक काल्पनिक वगैरह अपन हम देखते रहेंगे। मैंने वास्तविक काल्पनिक की चर्चा भी नहीं करी है। आप सिंपल तीनों के सामने जाओगे तो ये आपके आकार का प्रतिबिंब बनाएगा कौन? समतल दर्पण। ये आपसे बड़ा बनाएगा और ये आपसे उपयोग देख लेते हैं इसका दिनचर्या में, सुबह सुबह उठ करके क्वालिटी चेकिंग के दौरान, इसका हजामत बनाने के लिए और गाड़ी के साइड मिरर में। नहीं, डॉक्टर लेंस से जांच करता है ना, दर्पण से करता है क्या? और बोलो, सोलर लाइट में, सोलर लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर लाइट कर रहा हूं मैं, सोलर कुकर में। कहां पर? सोलर कुकर में, हेडलाइट में। हाँ सही कहा, गाड़ी के हेडलाइट में भी इसी का यूज किया जाता है। और इसका गाड़ी के रेयर व्यू के लिए है ना। तो हम एक एक इसका देख लेते हैं उपयोग।
और एक एक करेक्टर और एक एक प्रॉपर्टी की भाई इसका पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा। तो चलिए 3 हमारे पास पॉइंट्स हैं, लिखेंगे। सबसे पहला किसमें, इसकी लिखो, इसकी वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी अनंत होती है। किसकी, समतल दर्पण की। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल में लिख रहे हैं हम। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। लिख लिया। अगला किसमें लिखेंगे, उसी में ना। इसका उपयोग, दूसरा पॉइंट, इसका उपयोग दैनिक जीवन में, इसका उपयोग दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। चेहरा देखने के लिए किया जाता है। चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ठीक है। और तीसरा, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। लिख लिए। चलिए आ जाइए किस पर, उत्तल दर्पण पर। उत्तल है कि अवतल है, उसके बाद उत्तल है। उत्तल में लिखेंगे, उत्तल में लिखेंगे, ये हमारा उत्तल है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक या ऋणात्मक। अरे उत्तल का धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक। लिखो धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग, देखो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, यह वस्तु का सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगली बात, 3 हो गया ना। आ जाओ यहाँ, अवतल दर्पण। बोलिए तो इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक या ऋणात्मक। देखो इसकी वक्रता त्रिज्या, इसकी वक्रता त्रिज्या
तथा फोकस दूरी, इसकी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। लिख लिया। इसकी खासियत क्या है पता है? इसकी उपयोगिता क्या पे है? लिखो, इसका उपयोग हजामत बनवाने व सौर कुकर में किया जाता है। हजामत बनवाने व सौर कुकर में किया जाता है। इसका उपयोग हजामत बनवाने व सौर कुकर में किया जाता है। और लास्ट, लिखिए। इसकी सबसे खासियत पता है क्या? ये तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वस्तु के आकार का भी, वस्तु के आकार से बड़ा भी और वस्तु के आकार से छोटा भी। आपसे पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु के आकार से बड़ा व छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो केवल कौन सा? अवतल। पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनाता है? समतल। और वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु से सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है? ये सदैव छोटा बनाएगा, ये सदैव बराबर बनाएगा, ये बड़ा बराबर छोटा सब बनाएगा। लिखिए, यह वस्तु से बड़ा, कॉमा वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, कॉमा वस्तु से छोटा। अपन हम सब कुछ देखेंगे, कैसे बड़ा कैसे छोटा सब देखने वाले हैं, बस ऐसे बता रहा हूं मैं। यह वस्तु से बड़ा, कॉमा वस्तु से छोटा तथा वस्तु के आकार के बराबर, तीनों प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। तीनों प्रकार के प्रतिबिंबों को बनाता है। अरे यार, मुझे पता भी नहीं, मुझे 9-3 हो रहा है, 9-13 हो रहा है। 13 है ना? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या लिख लिया? ओके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या सारे बच्चों ने वो ले लिया है ऑब्जेक्टिव का किताब? जो लिए हाथ खड़ा कीजिए तो जिसने ऑब्जेक्टिव ले लिया। अरे मजा आ गया। ओके, कोई किताब है किसी के पास? दो तो 1 मिनट के लिए खट से दे दो, 1 मिनट के लिए। नहीं है तो दो ना। नहीं लाए हैं? हाँ, आजा, दौड़ के आजा, दौड़ के। बस 1 मिनट। मैं टिक्का लगवाता हूं, सारे बच्चे लगवाएं और उसको कल करके ले आएं। देखिए ये बुक कौन सी है बताइए, होगा किसे दिखा रहा हूं मैं? अरे यही करवा रहा हूं, जिसको जो मन है वो ले लो ना। ये यहां पर हो जाएगा तो एक साथ हो जाएगा, वरना उसके लिए तुमको पूछना पड़ेगा मुझसे बाहर में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे कैसे विद्यार्थियों? प्यारे विद्यार्थियों, हाँ भाई, इसमें क्वेश्चन कुछ बनने वाला बुझा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अरे किरण प्रकाशिकी का क्वेश्चन नंबर 2 टिक्का लगाओ, जो बना के लाना है उस पर, और जो नहीं लाए हैं कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कॉपी में, पेज नंबर 30 में है क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी में क्वेश्चन नंबर 2। एक नहीं बनेगा अभी, वो आगे जाके तब बनेगा। ये थोड़ा उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लोगे तब बनेगा। चलिए, और 28, 27, और शायद अभी नहीं बनने की स्थिति में हम लोग हैं। चलिए, और नहीं बनेगा। समझा रे? और सब नहीं बनेगा। चलिए, 3 क्वेश्चन ही बस बनने वाले आज मुझे लगे।
ये लीजिए जिसके पास है। इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगले बातों के लिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।